नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सभी लोग आदित्य प्रकाशन की हिंदी का जो व्याकरण है, पहला चैप्टर वर्णमाला, उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जिसमें कि हम लोग 61 नंबर तक किए थे। 61वां करना था, 60 नंबर तक हम लोग किए थे। तो 61वें नंबर में आप लोग देखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि अघोष वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है और उसके बाद तीनों सा जो होता है आपका अघोष होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो इसके लिए आपका एक ट्रिक है जो कि है अक्को विसर्जनीय नाम कंठा। तो यानी कि आ और का वर्ग जो होता है वह कंठ से बोला जाता है। निम्नलिखित तो आपका उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। 63 नंबर में आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि ज्ञ जो है आपका ज प्लस इया से बनकर बना हुआ है। ज में हलंत नीचे लगा रहेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसे ज प्लस इया करके आ गया और नीचे हलंत लगा है तो आपको वही वाला ऑप्शन सही करना है। अगर जिस पे ज पे हलंत नहीं लगा है उसको आप टिक कर देंगे तो वह आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का। तो 63 वाले ऑप्शन में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ज्ञ है। और 64 वाला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। अब आप लोग देखेंगे कि दंत्य वर्ग क्या नहीं है। तो ये जो ट है आपका दंत्य नहीं है। त थ द, ये देखिए त द न है लेकिन ट नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि 65 वाला नंबर जो है अमानक वर्ण इसमें पूछा गया कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो ये आपका भ जो है उसमें पीछे ऐसे र की तरह लटका हुआ है ना, तो इसलिए यह आपका भ जो है वह अमानक वर्ण है। अब 66वां है, छ किसके सहयोग से बना हुआ है। तो क प्लस खट्टी सा, और क जो है उसमें हलंत लगा रहेगा तभी आपका सही होगा। तो क प्लस खट्टी सा ये आपका पहला ऑप्शन है, तो इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा। अब हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। आपको पहले हम बता चुके हैं इसको। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा स्वर नहीं है, आ ए उ स्वर है, जबकि ज जो है वह स्वर नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। तो देखिए ट वर्ग में कौन से आते हैं, ट ठ ढ ढ ट ठ ड ढ अड़ा। तो ये आपका डी वाला जो घा है वो आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर में आप लोग कौन सा देखेंगे, पश्च स्वर आपका आ हो जाएगा, यानी कि पश्च स्वर में आपका, ये हम आपको बताए थे कि पश्च स्वर में आ आएगा। चलिए फिर हम लोग आपको बताते हैं, 71वें नंबर पे बताएंगे आपको खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, तो यानी कि इसका जब संयुक्त रूप बनाएंगे आप लोग तो खड़ी पाई को हटा देंगे तो आपका संयुक्त, जैसे आप लोग बिल्ली लिख रहे हैं या दिल्ली लिख रहे हैं तो ला का जो मात्रा है उसको हटा देंगे, उसकी पाई को हटा देंगे तब वह आधा ला हो जाएगा ना। तो इसलिए यही इसमें बताया गया है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी पाई चौपाई को हटा करके। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो निह धन स्प्री, यानी कि ये जो लगा हुआ है बिंदी वो आपका विसर्ग कहा जाएगा। तो विसर्ग से बना हुआ शब्द आपका निह स्प्री है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। आप लोग देखेंगे कि ए जो है वह आपका स्वर है। का ला री, री आपका जो है संस्कृत में गिना जाता है, लेकिन इसको जो है हिंदी में नहीं गिना गया है, तो इसलिए आपका जो ए है वह स्वर है। एक मिनट, ये इसमें बताया गया है कि कौन सा आपका स्वर वर्ण है, तो ये नंबर ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो आप लोग देखेंगे अंतस्थ में 4 आते हैं, या व र ला, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, या। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो उदयतो च कंठ कंठोष्ठा, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। च और छ का
उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और छा, इचु ऐसा नाम तालु, तालु हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? या तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ है, जिसके नीचे बिंदी लगी हो ना वो अरबी फारसी की ध्वनियाँ है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन में आप लोग देखेंगे च छ ज झ, ये आपका तालव्य, इचु ऐसा नाम तालु, जैसे कि ऊपर बताया गया है। कौन वर्ण घोष नहीं है? अब आप लोग देखेंगे कि कौन वर्ण घोष नहीं है। तो आपका जो ता है ये आपका अघोष है, यह घोष नहीं है। और र ल ड यह आपका घोष या सघोष है। ता आपका यानी कि पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, घोष नहीं होता है। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज जो लिखा है इसमें री नहीं है। कृपा, दृष्टि, कृष्ण, इसमें री स्वर लगा हुआ बट आज में नहीं लगा हुआ है। और किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो होती हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं। ओ औ किस प्रकार का वर्ण है? तो ओ औ आपका कंठोष्ठ है। उदौ त्वचा कंठोष्ठ है। ये सब ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। ओ औ का किस प्रकार का वर्ण है? तो कंठोष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या मानी गई है? मूलतः जो है हिंदी भाषा में 52 वर्ण है। फिर उसके बाद स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। हर्ष, दीर्घ और प्लुत, तीनों प्रकार हैं ना स्वर ध्वनि के। अब आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। बा वर्ण, बा आपका सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि बा वर्ण कौन सा है। प फ ब भा, ठीक है, यह आपका स्पर्श में आएगा और दयोष्ठ यानी कि ओष्ठ से बोला जाएगा। प फ ब यानी कि ये प फ ब आपका अल्प प्राण हो गया और घोष है और यह निरनुनासिक शब्द है, ठीक है। तो यह आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। निम्न में अर्धस्वर कौन से हैं? या आपके या और वा जो है अर्धस्वर हैं, तो जिसमें इसमें या दिया गया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धस्वर या। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ दूसरे और चौथे वर्ग से संबंधित, यानी तीसरा वाला सी वाला सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो ध्वनि जो है आपकी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण था? अब आप लोग देखेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है अल्प प्राण होता है। तो च जो है इसमें अल्प प्राण है। ख, थ, फ ये सब महाप्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? अब आप लोग देखेंगे कि स्पर्श का से मा तक होता है, जिसमें कि यह जो है नहीं है, या अंतस्थ में आएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब क, ख, ग, घ, युचु अकु विसर्जनीयम नाम कंठा, यह आपका कंठ से बोला जाता है। क, ख जो आपका कंठ वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे 94 क्वेश्चन, हिंदी की सध्वनियाँ क्या कौन सी हैं? तो सध्वनियाँ आपकी ये जो स होता है बड़ा सा जिसको बोलते हैं वो आपकी तालव्य है। आज मतलब आप लोग बड़ा सा खट्टी से छोटा सा ना कह के उसको तालव्य, मूर्धन्य और दंती सा बोलेंगे, तो यह आपको याद करने में सही रहेगा। तो बड़े सा को आप लोग तालव्य ध्वनि बोलेंगे और खट्टी सा जो बोलते हैं उसको मूर्धन्य सा बोलेंगे, छोटा सा को आप लोग दंती सा बोलेंगे, ठीक है। तो यह आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? अब आप लोग देखेंगे कि ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है। तो उपपद्मनीय नाम ओष्ठा, उ प फ ब भ म ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है, लेकिन आ आपका जो है कंठ से बोला जाता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अब आप लोग देखेंगे कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं, ठीक है। च, छ, ज, झ, ये तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ जो है आकाश नहीं होता है, रंग, जाति और अक्षर होते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। वर्ण शब्द का अर्थ यही नहीं है आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है? अब आप लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो ता जो है यह आपका अघोष है, इसलिए यह घोष नहीं है। र, सा और ड
घोष है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर किसमें नहीं है? आप लोग देखेंगे कि रिवाज में री स्वर नहीं है। कृपा, दृष्टि, कृष्णा ये सब है, लेकिन रिवाज में री स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसमें भी कृपा, दृष्टि, कृष्णा में है, बट आज में री स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से, यानी कि दांत से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? तो ता वाला जो है ऋतु, इसके लिए ट्रिक जो है ऋतु लसा नाम दंता, तो यह दंत से बोलने वाला है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। अखो विसर्जनीय नाम कंठा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचर, सक्षम शब्दों का सही क्रम लिखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग इसको देख लीजिए कि संतान, सकल, सक्षम, सचल, इसको मैं इस तरह से आपको नहीं बता पाऊंगी। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैं इस पर डाल दूंगी। आप लोगों को अगर सही लगेगा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा विस्तार में बताना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछ ही लेता है। तो आप लोग ये 104 नंबर होल्ड कर दीजिए। इसको हम शॉर्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो 105वां देखिए, निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन सा है? तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो था जो है आपका महाप्राण है। अब आप लोग देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश में अम व अह किस वर्ण के साथ आता है? तो यह आ वर्ण के साथ आता है। अनुसार और विसर्ग अगर पूछा जाए किस वर्ण के साथ आता है, तो आ वर्ण के साथ आता है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी कि जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो? तो कलरव जो दिया गया है आपका, वह आपका अमात्रिक है। अयोग वह किसे कहा जाता है? तो अयोग वह विसर्ग को कहा जाता है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो टा वर्ग में जो है आपके मूर्धन्य होते हैं। ऋतु, रसाणा, मूर्धा, इसका जो ट्रिक है। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला जो है आपकी पार्श्विक ध्वनि है, पीछे से बोली जाती है। प्रयत्न के आधार पर ला आपकी पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में अम और आह क्या है? तो अयोगवाह इसको बोलते हैं। अम और आह को अयोगवाह बोलते हैं, जिसमें ये अम अनुस्वार है और आह विसर्ग है। यह अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्रिंग या आपका छत्रिंग और स्रा आपका संयुक्त व्यंजन है, जबकि खट्टी सा जो है यानी कि मूर्धन्य से आपका जो है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है? तो अस्पर्श यानी कि जो क से मा तक के अंतर्गत आए, और संघर्षी यानी कि जिस पर ज़्यादा विशेष जोर दे करके बोला जाए, यानी कि च, छ, ज, झ जितने वर्ड आते हैं इसमें च वर्ग में, ये आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। यानी कि जो आपका उत्तर सही हुआ वह है ज, पहला ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, ना कि पूरे वर्णों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का प्लस खट्टी सा होता है, तो का के बाद आता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ए वाला। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए? तो एदय तो चकंठ तालु, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये सब ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। अब आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है, यानी कि या व राला अंतस्थ है, जबकि ह जो है आपका ऊस में है, इसलिए हा वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अघोष वर्ड कौन सा है? तो अघोष आप लोग देख रहे हैं कि पहला और दूसरा अघोष होता है और तीनों सा अघोष होते हैं, इसलिए आपका कौन सा वर्ड अघोष है? तो सा अघोष हो गया। आ ह ज ये आपका अघोष नहीं है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आपके च, छ, ज, झ आते हैं। इचु, यसा, नाम, तालु। मैं आपको हमेशा एक मतलब सब पे ट्रिक बार बार बता रही हूँ, ताकि आप लोग याद कर लीजिए, और जब आप उसको एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर बुक को पढ़ेंगे, अगर जिसके पास बुक नहीं हो वो हमें बता दे, तो हम उस बुक का भी PDF आपको इस पर डाउनलोड कर देंगे समझा के। अगर लेकिन आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, तो हिंदी की कोई न कोई बुक आप ज़रूर रखे होंगे, कहीं से भी उठा करके पढ़ लेंगे, तो पक्का आपको वर्णमाला तैयार हो जाएगा। इससे आप लोग वर्णमाला से जितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से ही आते हैं। अगर आप लोग एक एक चीज़ को बारीकियों से पढ़ लेंगे, तो इसी में से आ जाएगा, और आप बहुत अच्छे से पूरा वर्णमाला का टॉपिक स्कोर कर पाएंगे। इसमें से कोई भी कितना भी मतलब कुछ भी पूछ ले।
तो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन से हैं? आपको च छ ज झ हुआ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण में आपका आता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखेंगे कि ता आपकी अल्प प्राण है। ख थ ध ये सब आपके महाप्राण हैं। हिंदी की स्पर्श अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। अब आप लोग देखिए कि कई क्वेश्चन एक ही वर्ड पर पूछ लिया गया है कि आप लोग देखेंगे स्पर्श कौन से होते हैं। क से माँ तक के स्पर्श होते हैं। अब इसमें मिलाइए प थ ह, ये ह छोड़ करके भ ध द और थ, ये तीनों जो हैं स्पर्श हैं। अब आप लोग अघोष देखेंगे तो अघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है अघोष होता है। तो द नहीं होगा और प फ ब भ ये हो सकता था, त था अघोष। पहला और दूसरा अघोष होते हैं और सबके सघोष होते हैं। प फ ब भ ये भ छोड़ दीजिए, आप ह छोड़ दीजिए। अब द धा और त था ये दोनों में देख लीजिए अघोष कौन से हैं। तो चलिए दोनों अघोष हैं। अब घोष आप लोग देखेंगे, घोष कौन से हैं? अघोष भी रहे और घोष भी रहे। महाप्राण तो मान लीजिए था हो गया, दंत हो गया, था, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट कर लीजिए आप 121 का। हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। स्पर्श घोष, स्पर्श भी हो और घोष भी हो तो भा हो गया महाप्राण और ओष्ठ भी है पाफा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो समृद्ध स्वर इसमें कौन सा है? आप लोग देखेंगे कि ई जो होता है वह आपका समृद्ध होता है। ई छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये आपका समृद्ध में आता है। तो कौन सा स्वर समृद्ध है? तो ई आपका समृद्ध है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? यानी कि मूर्धा से ट ठ ड ढ अड़ा जो होते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसको आप लोग मूर्धा से बोलेंगे। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी की ब ध्वनि है, ब ध्वनि उपपद्मनीय नाम ओष्ठा जो होता है ओष्ठ ध्वनि, उसको बा जो है ओष्ठ ध्वनि, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, यानी कि जो दांत से बोली जाती है। तो त थ द ध ये आपका दंत ध्वनि है। ऋतु लसा नाम दंता, तो ये आपका ता हो गया। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? यानी कि दांत और ओष्ठ से जो दोनों बोली जाती है वकार से दंतोष्ठ है, यानी कि वह जो है आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्णों में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो बी आपका ट ठ ड ढ मूर्धा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि स ध्वनि का उच्चारण कौन सा है? तो स ध्वनि का उच्चारण नहीं, बी वाला जो आपका हो गया वो तालव्य है। ऋषु लसलाम तालो, बी वाला ऑप्शन, यानी कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो आप लोग सा जो ला है वह आपका पार्श्विक है, पार्श्विक जिसको बोलते हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो छ, त्र और प जो है आपका ज्ञ जो है वह आपका पार्श्विक है, संयुक्त व्यंजन है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो खट्टी सा जो है आपका वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्यों ये वाला क्वेश्चन ना 2-3 बार पूछ लिया, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए हैं कि इसको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। बार बार पूछ लेता है इस बुक में। तो चलिए, आपको पढ़ने से मतलब है चाहे कितनी बार भी पूछा जाए क्वेश्चन, आप कोई भी आए उसको सॉल्व करिए। यह र ला व किस वर्ग के व्यंजन है? तो यह आपके अंतस्थ हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन से हैं? तो यह आपके अर्ध स्वर हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ त्रिंग या है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक आपका ला है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ आपका पश्च स्वर है, पश्च समृद्ध स्वर जो है आपका उ है। व का उच्चारण स्थान ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए अब डिटेल्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आगे टाइम ले लेगी।
वो ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो में और आप सबके लिए कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि एक बार पढ़िए आप या 4 बार पढ़िए, जब 2 बार दे दिया गया इसमें। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वकार से दंतोष्ठा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? यानी कि अल्पप्राण आपसे पूछा गया है, तो जा आपकी महाप्राण नहीं है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो ए दैतो श कंठ तालु, ए आपका ए जो होता है वह कंठ तालु से बोला जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अब व्यंजन संघर्षी पूछा गया तो ह आपका जो है, यानी कि तीनों सा और ह जो व्यंजन है वो संघर्षी हैं, तो ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग आएंगे 141 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? आप लोग व्यंजन संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इतना समझ लीजिए, अगर व्यंजन संघर्षी पूछे जाए तो तीनों सा और हा होंगे, और स्पर्श संघर्षी अगर पूछा जाए तो का से मा तक के वर्डों में पूछा जाता है, जिसमें कि आपका जो च वर्ग होता है ये आपका स्पर्श संघर्षी होता है, क्योंकि इसको बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता, घर्षण की आवश्यकता होती है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द आपका निधन स्प्री है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन आपका इचु यसा नाम तालु है। च छ जा छ। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो आपका ता वर्ण जो है वह घोष नहीं है। ठीक है, तो आप सबके लिए इतना ही, क्योंकि ये वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब पूरा हो गया है। अब आपको हम बताएंगे विराम चिन्हों के बारे में, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको हम कराएंगे। और मैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई आप लोग तो पढ़े हैं ही, बस आपको ये बुक का क्वेश्चन आंसर करना है, और जल्दी से जल्दी जितना आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उतना ही अच्छा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तो है नहीं पढ़ने के लिए, बहुत से सब्जेक्ट हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।